गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा 6th बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसका नाम है एसेट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अभी 2 और टोटल 8 जो शुरुआत का होगा बच्चे, मतलब शुरुआत का मैं आपको काउंट करके बता दूंगा कौन कौन सा आइटम। 6 आइटम जो जनरली होता है, जिसमें से 2 आइटम हमने 3 आइटम ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसको बड़ा अच्छा से समझिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कौन कौन सा आइटम पे आपको ज्यादा फोकस करना है जर्नल एंट्री बनाने के लिए। जर्नल एंट्री बनाने के लिए बच्चे आप कैपिटल ड्राइंग, ठीक है, कैपिटल ड्राइंग, और ये तीसरा जो था लायबिलिटी, ये आपको नजर आ रहा है लायबिलिटी। ऐसे तो 5th अकाउंटिंग है, लेकिन अब तीसरा हो गया लायबिलिटी। कौन कौन बोले बच्चे, यहाँ लिख देते हैं किस किस को आप विशेष ध्यान दीजिएगा जर्नल एंट्री के लिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कैपिटल ड्राइंग लायबिलिटी, इसके सारे एग्जाम्पल लायबिलिटी का जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर एसेट्स, फिर एक्सपेंस, और उसके बाद इनकम यानी रेवेन्यू। ये 6 आइटम जब भी हम पढ़ाएंगे सीरियल वाइज, तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, आज हम ये पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपेंस और इनकम जो भी 2 आइटम है, ये 6 आइटम कुछ सीखिए या ना सीखिए, ये 6 आइटम को आप एकदम अच्छे से सीख लीजिएगा, प्रण कर लीजिए, एकदम प्रण कर लीजिए। ये 6 आइटम आपको सीखना ही सीखना है, तभी जाके आपको जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री क्या होता है ये भी हम सिखा देंगे, ठीक है बच्चे। तो आइए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये जो टॉपिक एसेट्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए बच्चे। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये जान है, जैसे कि लायबिलिटी जान था, ये एसेट्स भी जान है। अगर आप एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये 4 आइटम नहीं सीखें तो बच्चे आप कुछ नहीं सीखें। समझ गए ना? क्या समझे? जैसे कि ये भवेल होता है ना अल्फाबेट का, AEIOU, उसी तरह हमारे अकाउंटिंग में भी 5 आइटम, 6 आइटम ऐसे होते हैं जिनको सीखना आपको एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। आइए एसेट्स के बारे में जरा जानते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले एसेट्स किसे कहते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। शॉर्ट में याद करने के लिए फेव। फेव कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमने फेव इसलिए रखा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। शॉर्ट में आपको याद रहेगा फरवरी से फेव। तो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, या कन्वर्ट हो जाए कैश में। 2 चीज याद रखेगा डिफिनीशन में। कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मतलब कुछ कमा के दे, अर्निंग करके दे, फिनेंशियल बेनिफिट दे, या आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला जाता है एसेट। एकदम याद हो गया बच्चा? एनीथिंग विच गिव अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स किसको बोलते हैं? मीनिंग क्लियर हो गया। Assets are the properties owned by an entity or enterprise. Assets property को बोलते हैं जिसको owned करता है, जिसका मालिक होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफिनीशन के बारे में जानते हैं बच्चे। थोड़ा फिनी एंड मिलर जो हमारे हैं, उन्होंने क्या बोला एसेट्स के बारे में, जरा उनके शब्दों में पढ़ा जाए। उनके शब्दों में, assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an organization or individual. Asset वो चीज है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, हमको राइट्स देता है, जिसको कंट्रोलिंग पावर देता है, जिसका मालिकाना हक देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। खासकर
हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस केस के लिए, और पार्टनरशिप जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे उसके लिए। तो ये दोनों के लिए एसेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। ये क्या होता है मैं जरूर से बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभी समझिए, चार्ट आपको लिखवा रहा हूं। एसेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को 5 भागों में बांटा गया है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉन करंट एसेट्स को 5 भागों में बांटा गया है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट। ये जो फिक्स्ड एसेट है फिर से डिविजिबल है, आगे उसको फिर से उसका 4 पार्ट्स हो गया है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिक्स्ड एसेट, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मैंने फिर से बताऊं, एसेट्स 3 पार्ट में था, नॉन करंट एसेट 5 पार्ट में, फिक्स्ड एसेट 4 पार्ट में। हाँ, ये अलग बात है कि हमको क्लास 11th एंड 12th में बहुत सारे चीजों को नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम जानना है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्लास 11th और 12th में क्या नहीं पढ़ना है, जिसका सिर्फ नाम जानना है। ये डिफर्ड टैक्स 12th में भी नहीं पढ़ना है, ये होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग वगैरह कोई जानकारी नहीं जानना है, बस उसका नाम पढ़ना है। इधर का ये 2 ठो नहीं पढ़ना है, इसको हम ब्लू से काट देते हैं, रेड से लिखे हैं, तो ये भी दोनों नहीं पढ़ना है, केवल इसका नाम जानना है। ठीक है बच्चे, तो ऐसा करते हैं, चार्ट आपको दिमाग में बैठ गया है, जिसको आप याद कर लेंगे। ये मेरे लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट। करंट एसेट जो था वो भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, आते हैं 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं। वैसा एसेट्स को बोलते हैं जिसको हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हैं। नॉन करंट एसेट उसको बोलते हैं जिसको दोबारा से बेचने के लिए हम नहीं खरीदे हैं। ठीक है ना, जिसको हम परचेस किए हैं दोबारा से नहीं बेचने के लिए। जैसे ये बुक आप देख रहे हैं, मान लो मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, ये संदीप गर्ग का बुक है, अकाउंटेंसी का 12th क्लास का। तो ये जो आप बुक देख रहे हैं धनपत राय पब्लिकेशन का, ये मैंने बुक परचेस करके रखा है इसका बेनिफिट उठाने के लिए, इसको बेचने के लिए। मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो इसको यूज करने वाला हूँ। तो बुक मेरे लिए बच्चे एसेट हो जाएगा। ठीक है, हमने अपने घर में फैन लगा रखा है, फैन आपको दिखा देता, आप देखे होंगे फैन। तो आपने अपने घर में फैन लगा रखा है, वो आप बेचने के लिए नहीं लगाया है, उसको यूज करने के लिए लगाया है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए लगाया है। तो वो फैन क्या हो जाएगा बच्चे, नॉन करंट एसेट। आपका जो घर होगा, छोटा बड़ा मीडियम जो भी घर होगा, वो घर आपका फिक्स्ड एसेट है। आपके पास जमीन होगा, कुछ लैंड होगा, वो आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक है ना बच्चे, तो नॉन करंट एसेट किसको बोला जाता है आप समझ गए। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द एंटिटी और enterprise not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operation। क्लियर हो गया, यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है। नॉन करंट एसेट उस एसेट्स को बोला जाता है जिसको आप बेचने के पर्पज से नहीं खरीदे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं या बिजनेस के ऑपरेशन में यूज करने के लिए आपने खरीदा है। दूसरे शब्दों में नॉन करंट एसेट को बोल सकते हैं वैसा चीज जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बुक का एग्जाम्पल लिया, इस बुक को हम बार बार कितने साल तक पढ़ के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके घर में फैन पड़ा होगा, एयर कंडीशन पड़ा होगा, टीवी पड़ा होगा, रेफ्रिजरेटर पड़ा होगा, वॉशिंग मशीन पड़ा होगा, ये सारे
आपके एसेट है जिसका बेनिफिट आप आने वाले बहुत सालों तक उठाने वाले हैं। आपके पास मकान है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, ये सारे आपके पास कंप्यूटर है, ये सारे का बेनिफिट आप आगे कई सालों तक उठाने वाले हैं। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? तो दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठाने वाले हैं, आने वाले कई सालों तक जिसका बेनिफिट उठाने वाले हैं, उसको बोला जाता है नॉन करंट एसेट। और जहां तक नॉन करंट एसेट का एग्जांपल है, अभी अभी पीछे दिखाए थे हम, फिक्स्ड एसेट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, डिफर्ड टैक्स एसेट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है, अदर नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, अब जानते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, जो जरूरत का है मैं वही बताऊंगा सिर्फ। चलिए, फिक्स्ड एसेट। Fixed assets are those non-current assets of an enterprise which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity. Fixed assets, चूंकि ये नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट का सारा डिफिनीशन फिक्स्ड एसेट पे लागू होगा। यानी फिक्स्ड एसेट वो नॉन करंट एसेट है जिसको तो आप रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हैं, लेकिन अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं। मान लीजिए, थोड़ा सा उसके पार्ट्स को भी पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। वैसे तो फिक्स्ड एसेट का यहीं पर हम आपको एग्जांपल बता सकते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, ETC। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसको जानते हैं। टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं? वैसे एसेट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको बोला जाता है टेंजिबल एसेट्स। शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा, टेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है बच्चा, मतलब दे कैन बी सीन और टच, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपके पास जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा हम बोल सकते हैं, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है जो आपको बोला जाता है टेंजिबल एसेट। ये सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल में आएंगे। और फिक्स्ड एसेट का चूंकि दो पार्ट होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो मैंने आपको यहाँ पे शायद नहीं बता पाया था, लेकिन बताया था। यहाँ देखिए जरा, फिक्स्ड एसेट्स का 4 पार्ट होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जिसमें से आपको 2 तो नहीं पढ़ना है, मैंने क्रॉस भी कराया था, और ये 2 पढ़ने हैं। तो जरा जानते हैं टेंजिबल एसेट्स किसको होता है। आप जान भी गए होंगे, वैसे एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन और टच, तो वैसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट ठीक उल्टा होता है बच्चा, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को ढक ले, जरा हम आपसे बोले कि आप लॉग को छू सकते, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? सैडनेस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? देख सकते हैं क्या? इंगड़ी है, उसको आप छू सकते हैं क्या? ठीक है, ये सारा जो होता है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी कुछ चीजें होते हैं जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां से आइए, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। अब गुडविल का पूरा डिफिनीशन हम क्लास 12 में बहुत अच्छे से बताएंगे, पूरे एक लेक्चर में बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है तो आप गुडविल का लेक्चर मेरे क्लास 12 के वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। गुड नेम का मतलब होता है अच्छाई। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आप दुकान देखते होगे, किराना दुकान खूब ज्यादा चलता होगा,
अब वो किराना दुकान खूब ज्यादा क्यों चल रहा है, बहुत ज्यादा क्यों चल रहा है, इसका कारण है कि उसका मार्केट में गुड नेम अच्छा है, गुडविल अच्छा है। अब समझ गए होंगे गुडविल किसको बोला जाता है। तो क्या आप गुडविल को देख सकते हैं, छू सकते हैं? क्या उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है? किसी के अच्छाई का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है क्या? क्या उसको आप देख सकते हैं क्या? क्या उसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो होता है बच्चे इनटेंजिबल एसेट। जैसे आपने कुछ किसी चीज का पेटेंट करा रखा है, पेटेंट समझते हैं, मान लेते हैं ये पेन का ये इन्वेंट क्या बोलते हैं इसको, बनाया आप ही है, इन्वेंट। आपने पेन का इन्वेंट खुद ही किया है। अब ये पेन का इन्वेंट किया है तो आप इसका क्या कराएंगे, पेटेंट करा लेंगे। पेटेंट कराने से क्या होगा, ये पेन दूसरा कोई नहीं बेच सकता है। जो व्यक्ति पेटेंट कराता है ना वही बेच सकता है, ठीक है ना। तो पेटेंट जो होता है ना वो इंटेंजिबल एसेट होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अब बस करा लेते हो। ट्रेडमार्क, आप ट्रेडमार्क का कैसे दिखाऊं, अभी आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेडमार्क मैं दिखाता हूँ, ओके अभी तुरंत मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। जरा देखना बच्चे, ये तेल का पैकेट है, मस्टर्ड ऑयल है, ये देख रहा है ना, FSI LIC नंबर देख रहा है ना। तो ये इस कंपनी का ट्रेडमार्क है, आपने मुहर वगैरह देखा होगा, देखा है ना। तो बच्चे ट्रेडमार्क एक कोड वगैरह दिया जाता है जिसके कारण ये ब्रांड से सिर्फ यही कंपनी बेच सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है बच्चे, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो कहने का मतलब ये होता है, ट्रेडमार्क आप समझ गए हैं किसे कहते हैं। तो पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ही में है बच्चे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो, अब सॉफ्टवेयर आप खोज लेते हो, जैसे टॉर्च बनाना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर छोटा मोटा लोग बना लेता है, टॉर्च बनाना, सर्च इंजन बनाना, बहुत सारा होता है। आपको कितना बताऊं, जैसे कि जो भी आप गेम खेलते हो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताऊं आपको। तो जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर का खोज वगैरह करता है ना, सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति उसका पेटेंट वगैरह करा लेता है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या कोई आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल नो हाउ का मतलब क्या हुआ, नो हाउ ये स्पेलिंग हुआ टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब वो चीज सिर्फ आप ही को बनाने आता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक एसेट है जिसके दम पर आप फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हैं। सबके दम पे पैसे कम, जैसे आपने किसी चीज का पेटेंट करा लिया है तो आप ही सिर्फ बेच सकते हो, समझ गए ना। मान लो ये पेन का पेटेंट आपके नाम पे है, फ्लेयर का, तो आप ही सिर्फ बेचोगे। इसका मतलब है कि आप इससे पैसा कमाओगे इस पेटेंट के कारण भविष्य में। तो ये एक एसेट है, गुडविल है, गुड नेम, इसके कारण आप फ्यूचर में पैसा कमाओगे। भाई कोई किराना दुकान बहुत ज्यादा कमा रहा है अपने गुड नेम के कारण, तो वो पैसा कमा रहे हैं ना। आपने ट्रेडमार्क कराया है तो उसके कारण आप पैसा कमाओगे। आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है उसके कारण आप पैसा कमाओगे। तो कहने का मतलब है एसेट्स तो समझ गया ना, जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तो इनटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, वो एसेट है, ये सारा आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप समझ गए ना कि इनटेंजिबल एसेट किसे कहा जाता है। टेंजिबल एसेट भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, जैसे लैंड है आपके पास, वो आपको कमा के देगा, रेंट वगैरह खा सकते हैं, बिल्डिंग का रेंट खा सकते हैं, मशीनरी है जिससे आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंप्यूटर है जिसको आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं, फर्नीचर है जो आप बिजनेस में यूज करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे अपनी दुकान है, आपका ज्वेलरी का दुकान है, आप भैया फर्नीचर बनाया होगा, तो फर्नीचर पे ग्राहक आके बैठेगा, आप फर्नीचर अच्छा से नहीं बनाइएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सारे चीज जो भी एसेट आप देख रहे हैं, ये सारे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आपको देने वाला है, बशर्ते कि उसी में कैटेगराइज कर दिया गया कि कौन सा एसेट फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में भी कौन सा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, कौन सा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। क्लियर हो गया ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं करंट एसेट पे। करंट एसेट भाई फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट के ठीक उल्टा होता है। आपने जो नॉन करंट एसेट पढ़ा है ना बच्चे, उसका डिफिनीशन जो पढ़ा है ना, ठीक उल्टा होता है करंट एसेट का डिफिनीशन। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। करंट एसेट्स का काम है जिसको कन्वर्ट कर दे कैश में,
विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉन करंट एसेट जिसका बेनिफिट लंबे समय तक उठा रहे थे, करंट एसेट जिसका बेनिफिट आप शॉर्ट पीरियड के लिए उठाएंगे, जिसको आप तुरंत कुछ महीनों में, कुछ एक साल के अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, गुड्स आर परचेज विथ ए पर्पस टू रीसेल। आपने गुड्स देखा होगा, अपने कुछ मान लो आप कलम का दुकान है, आपका पेन का दुकान है, ढेर सारा पेन बेचते हो, तो पेन आपके लिए गुड्स है। पेन क्या है बच्चे? आपके लिए गुड्स है। तो ये पेन आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, जो आप फ्यूचर में बेच के पैसा ले लोगे तो आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो उधार बेचे, जैसे डेटर किसको बोला जाता है? जिसको आपने उधार बेचा है। तो मान लो ये पेन किसी डेटर को बेचा है। डेटर समझ गए? डेटर, DEBTOR, डेटर मतलब वो व्यक्ति जिसको आपने उधार में सामान बेचा है। तो डेटर भी आज आपने उधार में बेचा है, कल आपको पैसा देगा, आज न कल तो देगा ना, तो कैश में कन्वर्ट होगा ना। तो ये सारी चीजें करंट एसेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी एक साल के अंदर। एक साल से ज्यादा होगा तो वो नॉन करंट एसेट हो जाएगा। जो एक साल से ज्यादा में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो नॉन करंट एसेट हो जाएगा। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ठीक उल्टा है। जो एक साल के अंदर हो वो करंट, जो एक साल से ज्यादा वो नॉन करंट एसेट। तो क्लियर हो गया ना? तो करंट एसेट का एग्जाम्पल हो गया डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक। रिमेंबर, एक नोट लिखवा देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस are also classified as current assets although they cannot be converted into cash। देखो भाई, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है पहले जान लो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है जान लो बच्चे। आपने मोबाइल रिचार्ज कराया है बच्चा, मोबाइल रिचार्ज कराया है, तो क्या मोबाइल का रिचार्ज आप बेनिफिट उठा लेते हो तब कराते हो? आपने मोबाइल रिचार्ज कराया होगा तो दो चीज देखा होगा, एक पोस्ट पेड होता है और एक प्रीपेड होता है। अब आप मोबाइल से ही समझो ये पोस्ट पेड और प्रीपेड का क्या चक्कर है। अब जो बच्चा मोबाइल के सिम का वो जान रहा होगा पोस्ट पेड और प्रीपेड का क्या चक्कर है, वो ये चीज समझ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस आसानी से। अगर वो नहीं जानते तो मैं उनको समझा देता हूँ। पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले यूज करो फिर पे करो, और प्रीपेड का मतलब पहले पे करो फिर यूज करो। दोनों मंत्र समझ गए? प्रीपेड का मतलब पहले पे करो फिर यूज करो, पोस्टपेड का मतलब पहले यूज करो फिर पे करो। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये तो फ्यूचर में पैसा में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑलरेडी वो कैश में दे चुका है। मान लो किसी चीज को आपने मोबाइल रिचार्ज करा दिया, तो आपने तो पहले ही पैसा दे दिया, अब वो फिर कैश में कैसे कन्वर्ट होगा? और यहाँ तो डिफिनेशन में लिखा है एनीथिंग जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको बोला जाता है करंट एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस सर करंट एसेट कैसे होगा, सवाल आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। They are so classified because a part of the benefit from such expense is available in the next accounting year। कहने का मतलब है आपने जो प्रीपेड एक्सपेंस किया है, आपने मोबाइल रिचार्ज किया है, इसका बेनिफिट आप उठाने वाले हो अगले साल। वैसे तो मोबाइल का आप इसी तुरंत एक दिन बाद उठाने लगते हो, लेकिन अगर हम मान लो प्रीपेड रेंट का बात करें, आपने एक साल का रेंट एडवांस दे रखा है, जैसे अभी चल रहा है 2020, आपने 2021 तक का रेंट दे दिया अपने मकान मालिक को, तो वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, टेलीफोन बिल देना, इंटरनेट बिल देना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना, अनगिनत एक्सपेंस होता है, ये सब खर्चे हैं। तो प्रीपेड खर्चे, जैसे कि खर्चे का नाम ले लो, जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंटरनेट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो सकता है बच्चे। तो आपने मान लो रेंट किसी को प्रीपेड दे रखा है, पहले से दे रखा है, तो उसका आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट उस मकान में अगले साल रखकर उठाओगे ना। इसीलिए इस प्रीपेड एक्सपेंस को भी करंट एसेट के कैटेगरी में डाला गया है। समझ गए? तो क्लियर हो गया होगा नॉन करंट एसेट किसको बोला जाता है, करंट एसेट किसको बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, अब समझते हैं जरा, एकदम ध्यान से समझना। हम लोग के देश में राष्ट्रपति नाम का चीज होता है, प्रेसिडेंट नाम का चीज होता है। आपने सुना है, पहला नागरिक उसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबसे उच्च सम्मान दिया गया, सबसे ऊंचा कुर्सी उन्हीं का है।
लेकिन क्या उनके पास कोई पावर है? कोई भी पावर किसी भी टाइप का? बिल्कुल नहीं है बच्चे। यानी कि वो जो प्रेसिडेंट है हमारे देश की, अगर इंडिया की बात करते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट का पूरा पावर है, लेकिन हम इंडिया के प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं बच्चे। इनके पास सिर्फ कुर्सी के अलावा कुछ नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। सारा पावर प्राइम मिनिस्टर जी के पास है। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं भाई अब किसको वोट करके हम लोग प्रेसिडेंट वगैरह बना दे। सोच लो, प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट क्या हो गए? नाम मात्र के राजा हो गए। राजा कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है? नाम मात्र का राजा। उसी तरह कुछ एसेट वैसे होते हैं जो नाम मात्र का एसेट है, वो बिना नाम का एसेट है, वो मतलब वो एसेट है ही नहीं, बस उनको एसेट्स में डाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है। एक्चुअली वो एसेट है ही नहीं। एसेट का डिफिनेशन वो होता है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे या आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन फिक्टिशियस एसेट वैसे होते हैं जो ना आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ना जो कैश में कन्वर्ट होगा, बस उनको एसेट्स में डाला जाता है। वो नाम मात्र के एसेट होते हैं। अब सवाल ये उठता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जरा हम डेफिनेशन जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टैंजिबल नॉर इंटैंजिबल एसेट। दे आर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये तो लंबा चौड़ा कहानी है, मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी जान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैसे फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल है? भाई जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है ना, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं जब एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताऊंगा। अभी तो बस नाम जान लो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इन केस ऑफ कंपनी। ये कंपनी में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये नहीं होता है। ठीक है, खैर आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट क्या है, कैसे है। भाई ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है ना, खर्चा होता है ना, इसको हमको राइट ऑफ करना होता है। कैसे राइट ऑफ करना होता है जरा ये समझो। एग्जांपल ले लो, ये पेज देखो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत बड़ा खर्चा होता है, ठीक है। आप मान लो 1 लाख रुपया खर्चे किए। अब 1 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, इसका जनरली बेनिफिट 3 से 5 ईयर या 5 से 7 साल तक उठाएंगे आप, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट मान लो आप 5 साल तक उठाते हो, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लो। हर साल 20,000 रुपया खर्चे दिखाओगे और जो रिमेनिंग बचेगा अगला साल 80,000 वो हो जाएगा एसेट। इसको एसेट में लिख दिया जाता है, नाम मात्र का एसेट है। ये 80,000 कोई कमा उमा के नहीं दे रहा है, कोई कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन नाम मात्र का एसेट है। इसको 80,000 को आप दिखाओगे एसेट में और 20,000 दिखाओगे खर्चे में। फिर अगले साल क्या करोगे, 20,000 फिर खर्चे में दिखाओगे। अब बचा कितना, 60,000, तो 60,000 कहाँ दिखाओगे बच्चे, एसेट में दिखाओगे। वैसे ऐसे करके 5 साल में ये पूरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी को बोलते हैं राइट ऑफ हो जाना। राइट ऑफ हो जाना मतलब खत्म हो जाना। तो ये जो 1 लाख का खर्चा है 5 साल के लिए मैंने लिया था, तो 5 से डिवाइड किए थे, तो 20,000 पर साल खर्चा दिखा देंगे और जो बचते जाएगा हर साल वो एसेट हो जाएगा। तो पहला साल एसेट हो जाएगा 80,000, दूसरे साल हो जाएगा 60,000, तीसरे साल हो जाएगा 40,000, चौथे साल हो जाएगा 20,000 और 5वें साल हो जाएगा नील। ठीक है ना, तो बात समझ गए होंगे। खर्चा हर साल 20,000 होगा, हर साल 20,000 होगा। क्लियर हो गया, एसेट और उसका राइट ऑफ समझ गए होंगे, ठीक है ना। अभी उतना ज्यादा नहीं भी आप समझे हैं तो एक बात और समझ लेना, बैक करके देख लेना। वैसे अभी नाम समझ लो, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है। तो फिक्टिशियस एसेट का मतलब वो एसेट होता है जिसका नाम मात्र का जो एसेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
अभी तक मैंने जो आपको डिफरेंसेस बताया था वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, लेकिन कंपनीज के लिए अलग एक्ट पास किया गया है। जैसे कि हम लायबिलिटी का बताए थे, उसी तरह कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में एसेट्स का भी डिवीजन किया गया है। वहां पे एसेट्स को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक करंट एसेट होता है और दूसरा नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफिनीशन जो आपने पढ़ा है उससे ठीक उल्टा है, जरा पढ़ते हैं। करंट एसेट किसको बोलते हैं? करंट एसेट उसको बोलते हैं जो ये फॉलोइंग चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। करंट एसेट उसको बोलते हैं जो ये नीचे का चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब क्या क्या कंडीशन है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। करंट एसेट उसको बोलते हैं वैसा एसेट जिसको आप रियलाइज कर सकते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिसको बेचने के लिए खरीदे हैं, या जिसको आप कंज्यूम कर जाएं बिजनेस के ऑपरेटिंग बिजनेस मतलब कंपनी में ही कंज्यूम कर जाए, यूज कर लिए किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मालूम है ना, हमने पढ़ाया था, वैसे आपको बता दूं, नहीं कुछ दिया रहेगा तो 12 महीना। तो अगर किसी एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिसको बेचने के लिए रखे हैं, या जिसका कंपनी में ही कंजम्पशन हो जाए किसी चीज का प्रोडक्शन करने में, और वो कितने दिन में एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए, तो उसको बोला जाता है करंट एसेट। दूसरा, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, जिसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने खरीदा है। जैसे कोई कपड़े की दुकान आप चलाते हो, कपड़े आप खरीद रहे हो स्टॉक के रूप में, जिसको आप बार बार बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे खरीद रहे हो, तो ये जो कपड़े हो गए ना, ये हो गया करंट एसेट का एग्जाम्पल, मतलब स्टॉक, ठीक है ना। तो स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, वो करंट एसेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, देख लो जरा, करंट एसेट के एग्जांपल में स्टॉक, जिसको हम कंपनी में इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री समझ रहे हैं, आपके गोडाउन में, आपके दुकान में जो माल पड़ा हुआ है ना बिकने के लिए, उसको बोला जाता है स्टॉक, ठीक है ना। तो यानी कि वैसा एसेट जिसको आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा है, उसको बोला जाता है करंट एसेट। तीसरा रूल लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मैंने बताया था बैलेंस शीट बनाने की डेट, नहीं जानते होंगे तो लायबिलिटी वाला में देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग डेट डिटेल में बताया है। फिर से मैं बता देता हूँ, रिपोर्टिंग डेट उसको बोलते हैं जिस दिन हम बैलेंस शीट अपना बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के 12 महीना के अंदर अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोला जाता है एसेट। कोई भी चीज जो बैलेंस शीट बनाने के डेट से 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, रियलाइज होना मतलब पैसा मिल जाना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है करंट एसेट। आगे बढ़ते हैं। इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है ना। मतलब कि कहने का मतलब है, करंट एसेट में एक एग्जांपल मैंने बहुत बेहतरीन एग्जांपल यहाँ छोड़ दिया, अभी याद आया तो लिख देता हूँ। कैश जो होता है रुकरा, या कैश इक्विवेलेंट मतलब चेक वगैरह जो आपके पास पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट वगैरह जो पड़ा हुआ है, वो सारा चीज करंट एसेट का एग्जांपल है। कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा से बोला है, इट इज ए कैश, मतलब ये कैश है या कैश इक्विवेलेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो एक्सचेंज करने के लिए, मतलब लायबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए आप रखे नहीं हो, ठीक है, कम से कम 12 महीना के लिए, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चे? करंट एसेट, ठीक है ना, क्लियर होगा ना। अब नॉन करंट एसेट का डिफिनीशन वही है पहले नॉन करंट लायबिलिटी की तरह, मतलब जो चीज करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। जरा देखो मैंने लिखा भी हुआ है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉन करंट एसेट, विच आर नॉट करंट एसेट, सॉरी, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट, मतलब जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है। ऑपरेटिंग साइकिल मैं फिर से बता देता हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, अब लिख लेना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लेते हैं आपने एक गुड्स परचेज किया, उससे आपने एक पेन बनाया और पेन को मार्केट में सेल किया, सेल मान लो उधार में बेचा, डेटर को बेचा, डेटर आपको चेक दे दिया, चेक आपके कैश में कन्वर्ट हो गए और आपके पास आ गया,
इस गुड्स को खरीदने से कैश आने तक के टोटल पीरियड जो आपका टाइम लगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। समझ गए? यानी कि इस गुड्स का ऑपरेटिंग साइकिल इतना था, मान लो ये 6 महीना में कन्वर्ट हुआ तो गुड्स का ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीना हो गया। अगर मान लो ये 15 महीना में कन्वर्ट हुआ तो ये गुड्स का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना हो गया। ठीक है ना? और जब कभी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल मतलब नहीं दिया हो तो हम एज्यूम करते हैं 12 महीना। तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना का भी हो सकता है, 15 महीना का भी हो सकता है, 18 महीना का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा हो सकता है। ठीक है? क्लियरली तो समझ गए होंगे ऑपरेटिंग साइकिल मतलब गुड्स खरीदने से लेके उसको कैश में कन्वर्ट होने तक के टोटल ड्यूरेशन को, टोटल पीरियड को, हम उस पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि नॉन करंट एसेट क्या कहा जाता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। खैर अगर आपको ये याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो आप उसको याद कर लीजिएगा, क्लास 12th में आपको काम आएगा। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन इसे बना के पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपने मोटा मोटी जो चीज सीखा है वो ये है कि आप सीखे हैं कि करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट में आपने सीखा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट में आपने टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट सीखा है क्या होता है। ठीक है ना? और एक आपने सीखा है फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। इतना चीज का डिफिनीशन आपको मैंने सिखाया है जिसे आपको फिर से सीखने की जरूरत है। अगर अच्छे से आप नहीं सुने हैं तो प्लीज बैक जाइए और फिर से उसको सुनिए। हमने आपको क्या बताया है, क्या एग्जाम्पल बताया है, और कुछ नहीं तो इसका एग्जाम्पल तो आप याद कर लीजिएगा। जितना ज्यादा अभी याद कीजिएगा आपको क्वेश्चन बनाने में उतना ही आसानी होगी। जब हम आपको जर्नल बनाना सिखाएंगे तो ये सारी चीजें आपको काम में आएगी। अब आपको मालूम ही नहीं है कि एसेट क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, तो खाक ये बनाओगे, नहीं बना पाओगे। इसीलिए ये बनाने के पहले मुझे ये सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको सिखाना जरूरी है और मैं उसी को सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया? तो प्लीज आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ एग्जाम्पल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का। ठीक है? मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? बाय बाय।